नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मनोज पांडे मॉन्क में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं और पहली बार अपना ITR 1 ऑनलाइन भरना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि फॉर्म 16 AIS, फॉर्म 26 AS, TDS न्यू टैक्स रिजीम का क्या करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न होता क्या है। ITR सरकार को यह बताने का तरीका है कि पूरे वित्तीय वर्ष में आपने कितनी आय अर्जित की है, कितना उस पर टैक्स बनता है और कितना टैक्स आप पहले ही दे चुके हैं। यदि आपने जरूरत से ज़्यादा टैक्स दिया है तो आपको ITR भरने के बाद रिफंड मिलेगा। यदि आपने कम टैक्स जमा हुआ है तो आपको बाकी टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो चलिए, ITR भरने से पहले हमें किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। नंबर 1 है पैन कार्ड, नंबर 2 है आधार कार्ड। आधार कार्ड और पैन कार्ड की आवश्यकता आपको ITR की साइट पे जाने के बाद रजिस्ट्रेशन करने या लॉगिन करने के लिए पड़ती है। नंबर 3 है फॉर्म 16, नंबर 4 है AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, नंबर 5 है फॉर्म 26 AS, नंबर 6 है बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स, नंबर 7 है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। यदि आपको FD, RD या NSC से कोई भी ब्याज प्राप्त हुआ है तो आप उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपने पास दस्तावेज के रूप में रखेंगे। अब समझते हैं कि फॉर्म 16 AIS और फॉर्म 26 AS का महत्व। सबसे पहले हम समझेंगे फॉर्म 16 को। साथियों, आपकी स्क्रीन पे अभी ये जो प्रदर्शित हो रहा है ये फॉर्म 16 है। ये आपके कार्यालय द्वारा दिया जाता है और इसमें आपकी सैलरी और TDS की जानकारी होती है। फॉर्म 26 AS जो कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, इसमें आपका TDS वास्तव में सरकार के पास जमा हुआ है या नहीं इसकी जानकारी होती है। TDS को आप आसान भाषा में टैक्स पासबुक भी कह सकते हैं। फॉर्म 26 AS के बाद आपने अपनी AIS रिपोर्ट को चेक करना है। AIS रिपोर्ट कुछ इस टाइप की होती है जिसमें आपका TDS वास्तव में सरकार के पास जमा हुआ है या नहीं यह जानकारी होती है। AIS में आपकी सभी रिपोर्टों में की गई आय दिखाई देती है, जैसे सैलरी, FD इंटरेस्ट, सेविंग इंटरेस्ट, डिविडेंड फंड, शेयर ट्रांजैक्शंस, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ITR भरते समय इन तीनों चीज़ों का यानी कि फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS और AIS इन तीनों का मिलान करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए साथियों, ITR E-फाइल से पहले हम एक रैंडम नज़र डालते हैं कि ITR फॉर्म 26 AS और फॉर्म 16 में क्या अंतर है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपके लिए फ़ोटो बनाई है जिसमें फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS और ITR के बीच का डिफरेंस लिया गया है। आप इस फोटो को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में जूम करके इसको पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए, इन बेसिक्स जानकारी को अपने साथ सम्मिलित करते हुए अब हम इनकम टैक्स E-फाइल कैसे किया जाता है इसको जानते हैं। सबसे पहले हमने सर्च बार में इनकम टैक्स E-फाइल पोर्टल करके सर्च करना है। उसके बाद जब साइट खुलेगी उस पर E-फाइल पे जाना है। E-फाइल वाले ऑप्शन में जाने के बाद हमने इनकम टैक्स रिटर्न वाले ऑप्शन में जाना है। इनकम टैक्स रिटर्न में हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास और ऑप्शन खुलेगा, उसमें हमने फाइल ITR में क्लिक करना है। उसके बाद हमने अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, जैसे 26-27। उसके बाद हमने ऑनलाइन मोड को सेलेक्ट करना है और जो मोड होगा वो इंडिविजुअल होगा। उसके बाद हमने फॉर्म 16 AIS 26 AS के सभी आंकड़ों को मिलान कर लेना है। उसके बाद बैंक, RD, FD से प्राप्त ब्याज आदि का मिलान करना है। यदि मिला है तो उसको भरना है और अपनी टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करना है, यानी न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम। इसके बाद टैक्स कैलकुलेशन करना है और उसको चेक करना है। चेक करने के बाद प्रीव्यू करना है और उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद हमने E-साइन करना है।
साथियों, ये तो हो गया थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। अब हम इसे प्रैक्टिकली इम्प्लाई करके देखेंगे कि ये वर्क करता है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हमने क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है। क्रोम ब्राउज़र को खोलने के बाद हमने सर्च बार में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्च करना है। जैसे ही हम इसे सर्च करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस प्राप्त होगा, जिसमें हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्लिक करना है। जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस प्राप्त होगा। इस इंटरफेस में लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर लॉगिन और रजिस्टर के दो ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आपने ई फाइलिंग पोर्टल पे पहले से लॉगिन रजिस्टर कर रखा है तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यदि आपने रजिस्टर अभी तक इस साइट पे नहीं किया है तो सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे रजिस्टर कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डालना है। जैसे ही आप अपना यहाँ पर पैन नंबर इंटर करेंगे उसके बाद आपको वैलिडेट कर देना है। पैन कार्ड वैलिडेट करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जिसमें लिखा है सक्सेस पैन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। उसी के नीचे ऑप्शन दिया गया है प्लीज कंफर्म इफ यू वांट टू रजिस्टर एज इंडिविजुअल टैक्स पेयर, जिसमें हमें यस करना है। यस करने के बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी स्क्रीन पे एक मैसेज पॉपअप होगा जिसमें लिखा है आई एग्री टू वैलिडेट माई डिटेल्स विद UIDAI डेटाबेस। हमने इसमें क्लिक करके इसको सेलेक्ट करना है कि हाँ हम इसको ऑथराइज करते हैं और यस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यस पे क्लिक करेंगे तो हमारे स्क्रीन पे एक OTP का मैसेज आएगा जो आपने अपना पैन कार्ड जिस नंबर के साथ अटैच किया होगा उस नंबर पे ये OTP आएगा। हमें इस OTP को फिल कर देना है और फिल करने के बाद सिस्टम को फिर से वैलिडेट कर देना है। तो वैलिडेट करने के बाद हमारी स्क्रीन पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जिसमें हमें बेसिकली अपना विवरण भरना है। जैसे ही हम अपना यहाँ पर डेटा फीड करेंगे उसके बाद हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने अपना पैन नंबर इंटर करना है। जैसे ही आप अपना पैन नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जिसमें आपका लॉगिन आईडी होगी यहाँ पर और आपने अपना यहाँ पर पासवर्ड जो भी आपने सेट किया है उसको डालना है। पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जिसमें व्यू ITR स्टेटस, टैक्स डिपॉजिट, रिसेंट फाइल रिटर्न्स और रिसेंट फॉर्म फील्ड, इन सब की जानकारी दी गई है। साथियों, हम ITR ई फाइल करने से पहले अपना AIS कैसे चेक करते हैं उसको जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने AIS पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम AIS पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस प्राप्त होगा जिसमें AI से संबंधित इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और इसी के लेफ्ट कॉर्नर में दिया गया है डाउनलोड AIS/TIS फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26। इस PDF को हमने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसे चेक करना है कि ये सही है या नहीं। तो इस प्रकार AIS का मिलान करने के बाद अब हम शुरू करते हैं अपना इनकम टैक्स को ई फाइल करना। उसके लिए सबसे पहले हमने ई फाइल वाले ऑप्शन पे जाना है। ई फाइल वाले ऑप्शन में जाने के बाद हमने इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है। जैसे ही हम इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वेरियस ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पहला ऑप्शन है, व्यू फाइल रिटर्न्स दूसरा ऑप्शन है, ई वेरीफाई रिटर्न्स तीसरा ऑप्शन है एंड व्यू फॉर्म 26 AS इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है व्यू फॉर्म 168 इनकम टैक्स एक्ट 2025। उसके बाद डाउनलोड प्री फिल्ड डाटा एंड व्यू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटस AIS। इसमें हमें सबसे पहले जाना है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है।
फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। इसमें हमने सबसे पहले सेलेक्ट असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करना है। यदि आप 2025-26 का इनकम टैक्स भर रहे हैं तो आप असेसमेंट ईयर में 2026-27 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो मोड ऑफ फिलिंग है उसको सिलेक्ट करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। यहाँ पर आपने ऑनलाइन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस प्राप्त होगा, जिसमें हमें राइट साइड में एक ऑप्शन दिया गया है स्टार्ट न्यू फाइलिंग, जिसमें हमने क्लिक करना है। तो फाइल न्यू ITR में क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जिसमें सबसे ऊपर लिखा गया है प्लीज सेलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं इंडिविजुअल HUF। HUF के बारे में मैं आपको बताऊं तो HUF का शाब्दिक अर्थ है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी हिंदू अविभाजित परिवार। अगर एक परिवार की पैतृक संपत्ति, खेती, किराए की आय या पारिवारिक व्यवसाय है तो उस आय को HUF के नाम से दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पर इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है और इंडिविजुअल में सिलेक्ट करने के बाद हमें प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो प्रोसीड में क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जिसमें हमने आई नो विच ITR फॉर्म आई नीड टू फाइल में क्लिक करना है। जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे तो हमारे सामने विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें पहला है ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4। तो चलिए साथियों समझते हैं कि ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4 क्या होता है। तो जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं कि कौन कौन से लोग ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4 भर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है ITR 1, वो सैलरीड पर्सन भर सकते हैं जिनका इनकम का अन्य स्रोतों से जिनकी इनकम FD, RD और NSC से होती हो। और ITR 2 वो कर्मचारी भरेंगे जिनकी अन्य स्रोतों से आय में डिविडेंड फंड, SIP आदि चीजें भी होती हैं। ITR 3 किस प्रकार के लोग भरेंगे, जो बिजनेसमैन हैं, जो प्रोफेशनल इनकम वाले हैं, यानी अडानी और अंबानी जी लोग इस प्रकार के इनकम टैक्स को भरते होंगे। ITR 4 कौन भरता होगा? ITR 4 छोटे व्यापारी जो होते हैं वो भरते हैं। छोटे व्यापारी से कहने का मतलब चंपकलाल जेठालाल गड़ा जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में है, अगर वो कभी इनकम टैक्स भरेगा तो अपने इनकम टैक्स को ITR 4 के थ्रू भरेगा। ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4 को समझने के बाद हम पुनः चलते हैं अपनी ई फाइलिंग की साइड पे, क्योंकि ये कर्मचारी हैं और इनकी जो अन्य आय का स्रोत है वो FD, RD और NSC है, तो हम इनके लिए ITR 1 भरेंगे। जैसे ही हम ITR 1 भरेंगे तो प्रोसीड विद ITR 1 में हमने क्लिक करना है। प्रोसीड टू ITR 1 में क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का एक मैसेज पॉपअप होगा, जिसमें हमें ओके पे क्लिक करना है और लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड में क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जिसमें सबसे ऊपर लिखा है प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। और नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा गया है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। इसमें हमने सेलेक्ट करना है और इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू के करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस आएगा और एक मैसेज पॉपअप होगा, जिसमें हमने ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपकी अपनी ग्रॉस सैलरी इनकम लिखा गया होगा, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स। ये सब इस प्रकार के ऑप्शन दिए हैं। इसमें हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जहां पर उस कार्मिक का नाम लिखा गया है, उसका पैन नंबर लिखा गया है, उसका डेट ऑफ बर्थ लिखा गया है, उसका आधार नंबर लिखा गया, उसी के नीचे कॉन्टैक्ट लिखा गया। इस बार कॉन्टैक्ट में हमने जो हमारा सेकेंडरी एड्रेस होता है वो भी फिल करना है। तो हम कॉन्टैक्ट के एडिट में जाएंगे। एडिट में जाके हम अगर हमारा सेकेंडरी एड्रेस परमानेंट एड्रेस का जैसा है तो यस करेंगे। अगर परमानेंट एड्रेस सेकेंडरी एड्रेस जैसा नहीं है तो उसमें हम अपना सेकेंडरी एड्रेस भरेंगे और उसको सेव कर देंगे।
तो एड्रेस फिल करने के बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉय है। नेचर ऑफ एम्प्लॉय में यदि आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप स्टेट गवर्नमेंट को सिलेक्ट करेंगे, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्प्लॉय करेंगे, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर को करेंगे, यदि स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर है तो स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम एक स्टेट एम्प्लॉय का बना रहे हैं तो हम स्टेट गवर्नमेंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है फाइलिंग सेक्शन। इसमें विभिन्न सेक्शन दिए गए हैं, जैसे 139 का 1, 139 का 4 और 139 का 5। 139 का 1 तब भरा जाता है जब हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो ई फाइल कर रहे हैं वो ड्यू डेट से पहले, और ड्यू डेट क्या है 31/7/2026, क्योंकि आज हम इनका इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 139(1) लिखेंगे। यदि आप 31/7/2026 के बाद अगर भरेंगे तो आप 139 का 4 लिखेंगे। तो ITR किस अंडर सेक्शन के हमें फाइल करना है, इसकी हम जानकारी लेने के बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन है उसमें लिखा है डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC का भाग 6। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि आप नई टैक्स रिजीम के थ्रू इनकम टैक्स देना चाहते हैं या पुरानी टैक्स रिजीम के थ्रू इनकम टैक्स देना चाहते हैं। यदि आप पुरानी टैक्स रिजीम के थ्रू इनकम टैक्स देना चाहते हैं तो आपको यस सेलेक्ट करना है, और यदि आप नई टैक्स रिजीम के अंतर्गत टैक्स भरना चाहते हैं तो आपको नो पे सेलेक्ट करना है। क्योंकि इस एम्प्लॉय ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत ITR के लिए आवेदन किया था, क्योंकि नई टैक्स रिजीम में 12,75,000 रुपये की छूट मिलती है। जो 75,000 रुपये होते हैं वो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, और 12 लाख की छूट हमें शासन द्वारा दी जाती है। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है लिखा है वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव SSAs। हमने इसमें नो सेलेक्ट करना है और इसको हमने कंफर्म कर देना है। जैसे ही हम इसको कंफर्म करेंगे तो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन अब यहाँ पर फाइल हो चुकी है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी में क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस प्राप्त होगा, जिसमें हमारी सैलरी दी गई है और जो हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये सरकार द्वारा दिया जाता है वो भी यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। यदि आपका यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन या किसी भी प्रकार की आपके यहाँ पर वेतन में त्रुटि है तो आप एडिट में जाके इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी की जांच करने के बाद जो हमारे पास अगला ऑप्शन है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसका कहने का मतलब ये है कि आपके मकान, फ्लैट, दुकान या भवन से होने वाली अगर आपको कोई आय प्राप्त है तो आप उसमें यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। इनको कोई आय प्राप्त नहीं है तो ये कोई भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को समझने के बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहने का अर्थ ये है कि आपको अगर बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर इंटरेस्ट मिला है तो आप उसको यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, और यदि आपको बैंक के सेविंग खाते में अगर इंटरेस्ट आया है तो आप उसे भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। यदि आपने इन चीज़ों का फेरबदल करना है तो जो आगे स्क्वायर दिखा है उसमें आपने क्लिक करना है और इसको यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आपको किसी अन्य प्रकार का यहाँ पर इनकम प्राप्त हुई है अन्य सोर्सों से तो अगर आपको उसको यहाँ पर ऐड करना है तो आपको ऐड अनदर में क्लिक करना है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बाद जो अगला ऑप्शन है वो है C3 एग्जेम्प्टेड इनकम फॉर रिपोर्टिंग पर्पज एंड इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेबल। ये किस प्रकार की इनकम होती है? यदि आपकी कृषि आय है, यदि आपका PPF खाता धारक है, यदि आप EPF के सदस्य हैं तो उससे जो इनकम आपको प्राप्त होगी वो आप यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। क्योंकि ये कर्मचारी एक स्टेट एम्प्लॉय है इसलिए इनके लिए यह राशि शून्य होगी। तो C3 को अच्छी तरह समझने के बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वह है C3 का सेक्शन A। इसके अनुसार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 का A नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। ये किस प्रकार की इनकम होती है? यदि आपने लिस्टेड शेयर बेचे हैं जो उससे आपको इनकम प्राप्त हुई है तो आप यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। यदि आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड की कुछ यूनिट्स भी बेची हैं तो आप उससे जो आपको आय प्राप्त हुई है वो आप यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। रीट या इनविट यूनिट्स अगर आपने भी बेची भी हैं तो आप उसको भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। ये सब इंक्लूड करने के बाद आपने कंफर्म पे
क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो पूर्णतः भर जाएगी। तो ग्रॉस टोटल इनकम के सारे मैंडेटरी पार्ट्स को फिल करने के बाद जो हमारे पास अगला ऑप्शन है वो है टोटल डिडक्शन का। हमने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जिसमें पहला लिखा है 80 CCD सेक्शन 2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉय। यदि आप NPS खाता धारक हैं तो आप यहाँ पर जो आपको सरकार का कंट्रीब्यूशन मिलता है 14% का, वो आप उसकी धनराशि यहाँ पर इंटर करेंगे। क्योंकि ये कर्मचारी पुरानी पेंशन से आच्छादित हैं और GPF यूज करते हैं तो इनके लिए ये धनराशि शून्य होगी। तो 80 CCD2 के बाद जो अगला ऑप्शन है वो है 80 CCH। ये अग्निपथ के जो अग्निपथ स्कीम भी कहते हैं उनको मिलती है। उसके बाद एनी अदर डिडक्शन में इनका शून्य है, टोटल डिडक्शन इनका 0 है। इसके बाद इसे हमने कंफर्म कर देना है। जैसे ही हम कंफर्म करेंगे तो इनका टोटल डिडक्शन के जो सारे मैंडेटरी पार्ट्स थे वो भर चुके हैं। अब इसके बाद जो इनका अगला ऑप्शन है वो है टैक्स पेड का। हम टैक्स पेड में क्लिक करेंगे तो टैक्स पे में क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जिसमें हमारे पास विभिन्न ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें है शेड्यूल TDS 1, दूसरा है शेड्यूल TDS 2, तीसरा है शेड्यूल TDS 3, चौथा है SCS TCS डिटेल्स फॉर टैक्स करेक्शन और उसके बाद अंतिम है एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट। तो अभी हम इनको संक्षेप में समझेंगे। शेड्यूल TDS 1 का शाब्दिक अर्थ आप ऐसे समझिए कि सैलरी पर कटा टैक्स। शेड्यूल TDS 2 का अर्थ समझिए सैलरी के अलावा आय पर कटा टैक्स। और शेड्यूल TDS 3 का अर्थ आप ये समझेंगे कि सेलर द्वारा वसूला गया टैक्स। और एडवांस टैक्स है स्वयं सरकार को जमा किया गया टैक्स। तो अभी हम बात करेंगे शेड्यूल TDS 1 की। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं और अपने वेतन से इनकम टैक्स कटवाते हैं तो वो जो कटा हुआ इनकम टैक्स है वो आपको शेड्यूल TDS 1 में शो होगा। वहाँ पर आप उसे एडिट भी कर सकते हैं क्योंकि इन कर्मचारी द्वारा अपने वेतन से किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स का डिडक्शन नहीं करवाया गया है। इनके लिए ये धनराशि शून्य होगी। अब जांच करने के बाद हमें इसे कंफर्म कर देना है। जैसे ही हम इसे कंफर्म करेंगे तो हमारा जो टैक्स पेड का जो ऑप्शन था वो भी कंफर्म वो क्लियर हो गया है। उसके बाद जो अंतिम ऑप्शन है वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स, इसमें हमने जाना है। तो वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स में क्लिक करने के बाद हमने अभी तक जो भी डेटा फीड किया है वो यहाँ पर हमें प्रदर्शित होगा। हमने एक बार उसको फिर से वेरीफाई करना है। अगर हमने फिर से वेरीफाई कर लिया है तो उसके बाद हमने कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म में क्लिक करने के बाद हमारे जो सभी प्रकार के जितने थे पर्सनल इंफॉर्मेशन भी फिल की जा चुकी है, क्रॉस इनकम भी फिल की जा चुकी है, टोटल डिडक्शन भी फिल किया जा चुका है, टैक्स पेड भी फिल किया जा चुका है और वेरिफिकेशन भी किया जा चुका है। अब इसके बाद हमें प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो भी हमने डेटा फीड किया है उसकी समस्त जानकारी मिल जाएगी। और उसके बाद हमने उसको प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जिसमें हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमने नीचे प्लेस दिया गया, प्लेस में उस ऑफिस का नाम लिखना है जहाँ पर आप कार्यरत हैं। ऑफिस का नाम भरने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा और उसके बाद हमने प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो हमने अभी तक जो भी समस्त डेटा अभी तक फिल किया था वो आ जाएगा। और उसके बाद की जो प्रोसेस है हमने प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जिसे हमें डाउनलोड करके
प्रोसीड टू वैलिडेट कर देना है। जैसे ही हम इसे प्रोसीड टू वैलिडेट करेंगे हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जिसे हमने प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन करना है। जैसे ही हम प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन करेंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के बाद हमारे पास जो इंटरफेस आएगा वो कुछ इस टाइप का होगा, जिसमें ये पूछ रहा है कि सेलेक्ट योर वेरिफिकेशन मेथड। ये हमें वेरिफिकेशन के लिए मेथड पूछ रहा है। पहला है ई वेरीफाई है, इंस्टेड ई वेरिफिकेशन विया आधार ओटीपी। दूसरा है ई वेरीफाई लेटर, यानी आप बाद में भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद वेरीफाई विया ITR-V। ई वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ये पूछेगा हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई। हम यहाँ पर इसे OTP के माध्यम से वेरीफाई करना चाहेंगे, तो हम यहाँ पर OTP पे सेलेक्ट करेंगे। OTP पे सेलेक्ट करने के बाद हमें इसे कंटिन्यू कर देना है। जैसे हम इसे कंटिन्यू करेंगे तो ये एक जनरेट आधार OTP के लिए एक मैसेज भेजेगा हमारे मोबाइल पे। हमें OTP लेके उसे वेरीफाई कर देना है। तो आधार कार्ड ई वेरीफाई करने के बाद हमने प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो प्रोसीड में क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस प्राप्त होगा, जिसमें लिखा गया है कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर रिटर्न। तो इस प्रकार साथियों किसी भी स्टेट एम्प्लॉय का ITR ऑनलाइन फाइल किया जाता है। तो आशा करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये समझ में आया होगा कि ऑनलाइन ITR-1 किस प्रकार फिल किया जाता है। इस वीडियो के लिए मैं आशा राणा मैडम का धन्यवाद करना चाहूँगा और सागर बोरा का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने पहले ने मुझे प्रेरित किया, दूसरे ने मुझे सही रास्ता दिखाया कि इस तरीके से ये किया जाता है। तो आप दोनों का सही दिल से आभार। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इतनी देर तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।